Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to Day 6 of your Indian Economy series through MCQs. So इसमें जैसा कि आप जानते हो हम इंडियन इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कवर करते हैं थ्रू 50 MCQs, राइट? सो एवरी लेक्चर कंसिस्ट ऑफ 50 MCQs जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करते हैं. डे वन में हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड नाउ वी हैव रीच्ड टिल डे 6 एंड डे 6 में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? इकोनॉमी के पोर्शन के काफी सिग्निफिकेंट टॉपिक्स हैं और करंट अफेयर्स में भी इन स्टैटिक टॉपिक्स का काफी ज्यादा लेना देना होता है. प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स भी इन टॉपिक्स से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती हैं. तो ये कौन से टॉपिक्स हैं जो हम डे 6 में एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे? वेल, पॉवर्टी, इंप्लॉयमेंट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पॉवर्टी रिलेटेड स्टैटिक एमसीक्यूज होंगे. इंप्लॉयमेंट रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नए नए टर्म्स है जैसे गिग इकोनॉमी हो गया, लेबर कोड्स हो गया, कोड ऑन वेजेस हो गया, ये सारी चीजें हम थ्रू एमसीक्यूज कवर करेंगे. इससे अगेन मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपके दो पर्पसेस सॉल्व होंगे. एक, आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी जो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा काम आती है आपके. ऑलराइट, सो अब बिना किसी देरी के विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. All those who are neither working nor looking for work are considered as unemployed. Okay? Unemployment की definition है. Only those who are engaged in economic activities are considered as workers. Clear? So which of the above statement is are correct? इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आपने अगर और टाइम लेना है आंसर सोचने में तो आप पॉज करके आंसर सोच सकते हो. मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर दूंगा. तो आपने करना क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपने आंसर सोचना है. अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो पॉज कर देना है, ठीक है? और फिर जब अनपॉज करोगे तो मैं एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर दूंगा. क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अनपैक करते हैं इसे. स्टेटमेंट 1 है, ऑल दोज हु आर नाइदर वर्किंग नॉर लुकिंग फॉर वर्क आर कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड. वेल, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्यों? अनएम्प्लॉयड लोगों की डेफिनेशन पता है क्या होती है? अनएम्प्लॉयड लोग वो होते हैं हु आर नॉट गेटिंग वर्क. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है वो अनएम्प्लॉयड होते हैं. पर दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क एंड नॉट गेटिंग वर्क आर अनएम्प्लॉयड. अगर आप काम ढूंढ रहे हो और आपको काम नहीं मिल रहा है देन यू आर अनएम्प्लॉयड. बट इफ यू आर नॉट सर्चिंग फॉर वर्क, ठीक है, फिर तो आप अनएम्प्लॉयड कंसिडर ही नहीं किए जाओगे. क्यों? क्योंकि आप काम करने का सोच ही नहीं रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ्स होती हैं, वो काम करने के लिए सोच ही नहीं रही हैं. हाउसवाइफ्स आर नॉट लुकिंग फॉर वर्क, इसलिए हाउसवाइफ्स को आप अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते. अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन होती है ऑल दोज हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई. दूसरी चीज, ओनली दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज वर्कर्स. देखो, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से वर्कर की डेफिनेशन क्या होती है? वर्कर का वैसे तो इंग्लिश में मीनिंग है कि जो काम कर रहा है, पर काम तो बहुत सारे होते हैं. ठीक है, मैं अपने घर पे कुकिंग कर रहा हूं, काम तो वो भी है, ठीक है, पर क्या मैं वर्कर होऊंगा इस वजह से कि मैं अपने घर पे कुकिंग कर रहा हूं? नहीं. तो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से वर्कर कौन होते हैं? ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज वर्कर्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होंगी? वो सारी एक्टिविटीज विच आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर कंट्रीज जीएनपी, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज विच इज जनरेटिंग इनकम, वो सारी एक्टिविटीज विच इज जनरेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन्हें कहेंगे. और अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो चाहे सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो, देन यू आर कंसिडर्ड एज वर्कर. क्लियर? प्लस आपके काम के लिए आपको कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है, तब भी आप वर्कर हो. अगर आप काम कर रहे हो, किसी पे चैरिटी के लिए काम कर रहे हो, आपको कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, तो भी आप वर्कर नहीं होंगे. क्लियर? खैर, सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो द आंसर इज बी, ओनली 2. ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. People lying outside the 15 to 59 age bracket are considered outside labor force. Housewives and PhD students lying within the age bracket of working age population 15 to 59 are also considered part of labor force. Okay. Unemployed citizens of India are included in the category of labor force. Now, which of the above statements are correct? एक एक करके देखते हैं स्टेटमेंट्स को.
पीपल लाइंग आउटसाइड द 15 to 59 एज ब्रैकेट आर कंसिडर्ड आउटसाइड लेबर फोर्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? यह है कि आपकी टोटल पॉपुलेशन में से या टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग काम करना चाहते हैं। उन्हें काम मिल रहा है तो वो एम्प्लॉयड हैं, नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड हैं। पर आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो 15 to 59 है इंडिया में, उसमें से कितने लोग काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप लेबर फोर्स का पार्ट मानोगे। क्लियर? सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज दिस, कि among your how many people, yeah, the proportion of people within the working age population who are willing to work, whether they are getting work or not getting work, that is immaterial. They are willing to work, they are considered part of your labor force, right? तो जो लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन के बाहर हैं, जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो बच्चे हैं, उन्हें तो हम डिपेंडेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो किसी और की मेहनत पे डिपेंडेंट है। काम तो ये लोग कर रहे हैं और वेल्थ भी ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर इनकी जनरेटेड वेल्थ पे ये लोग डिपेंडेंट हैं, राइट? सो सीनियर सिटीजन्स और चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड आउटसाइड लेबर फोर्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हाउसवाइव्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स लाइंग विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन आर आल्सो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। नाउ लेबर फोर्स किसे कहते हैं? ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क विद इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। नाउ हाउसवाइव्स वर्किंग एज पॉपुलेशन में लाई कर सकती हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स वर्किंग एज पॉपुलेशन में लाई कर सकते हैं, बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। हाउसवाइव्स आर नॉट विलिंग टू वर्क एंड पीएचडी स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू वर्क नाउ। पीएचडी के बाद सोच सकते हैं, पर अभी दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। तो दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, इसलिए दे आर नॉट पार्ट ऑफ वर्किंग एज, दे आर नॉट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। वो लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है, उन्हें आप एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में ही नहीं डालोगे, राइट? पर इस स्टेटमेंट में लिखा है आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, राइट? अनएम्प्लॉयड सिटीजंस ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ लेबर फोर्स। बिल्कुल सही। ये देखो, अनएम्प्लॉयड सिटीजंस जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं? अनएम्प्लॉयड वही होते हैं हु आर लुकिंग टू वर्क, हु आर विलिंग टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क, है ना? बट दे आर विलिंग टू वर्क, तो दे लाई विद इन द लेबर फोर्स। तो ये तो सही है। तो आंसर इसका होगा बी, 1 and 3. All right. Question number 3. Which of the following statements regarding demographic dividend is false? Higher demographic dividend means there is higher proportion of working age population in comparison to dependent population. The term is formally defined by United Nations Population Fund. Okay. India is at the stage of high demographic dividend. Okay. The fourth stage of demographic transition model is an indicator of high demographic dividend. Now, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, एक एक करके देखते हैं। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन ये होती है, अगर आपके कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है, तो आपकी कंट्री इज गोइंग थ्रू द फेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि आपकी पॉपुलेशन की सिचुएशन ऐसी है कि आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि यही वर्किंग एज पॉपुलेशन वेल्थ प्रोड्यूस करेगी। तो ये तो सही है। द टर्म इज फॉर्मली डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, बिल्कुल सही है। इंडिया इज एट द स्टेज ऑफ हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड, यस, बिकॉज इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो अभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप कर सकते हैं, स्टेज पे हैं। अच्छा, फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज एन इंडिकेटर ऑफ हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये गलत है। ये गलत क्यों है? आपको पता होगा, ज्योग्राफी में भी आपने करा होगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या कहती है कि सोसाइटीज जब एडवांस करती हैं तो वो एक होती हैं फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे। नाउ ये उनकी पॉपुलेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है। जब वो बहुत ही लो स्टेज पे है ना, फर्स्ट स्टेज पे, तो वो सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं है। उस सोसाइटी में बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट होगा और बहुत ज्यादा हाई डेथ रेट होगा, तो उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि डेथ रेट भी हाई है, बहुत अंडर डेवलप्ड है वो। क्लियर? फिर आप थोड़े से इकोनॉमिकली एडवांस हो जाते हो, आपके इकोनॉमी में डेथ रेट गिरने लग जाता है। जब डेथ रेट गिरने लग जाएगा, ठीक है, और बर्थ रेट तो हाई है ही, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, पर बिकॉज आपकी सोसाइटी एडवांस हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, डेथ रेट गिरने लग गया, तो अब आपकी सोसाइटी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, कि आपका बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट बिल्कुल कम हो गया, वो है सेकेंड स्टेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज। थर्ड स्टेज में आपकी इकोनॉमी ठीक ठाक मैच्योर होने लग जाती है। तो जब आपकी इकोनॉमी ज्यादा एडवांस हो जाती है, एजुकेशन हो जाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो जाती है, तो बर्थ रेट भी थोड़ा थोड़ा कम आने लग जाता है।
राइट। बर्थ रेट जब थोड़ा थोड़ा कम आने लग जाएगा तो आपकी पॉपुलेशन जो एक्सप्लोड कर रही थी वो स्टेबलाइज होने लग जाएगी, वो थर्ड स्टेज है। और फोर्थ स्टेज क्या है? फोर्थ स्टेज बहुत ही ज्यादा एडवांस कंट्रीज में देखा जाता है जहां पे पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं कर रही, डेथ रेट तो है पर बर्थ रेट इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया है कि पॉपुलेशन शायद श्रिंक होने लग जाएगी। जैसे जापान में, रशिया में, फ्रांस में ऐसा देखा जा रहा था, जा रहा है भी, ठीक है। तभी वो इमिग्रेंट्स को बुलाने लग जाते हैं क्योंकि उनके डेथ रेट तो कम है पर बर्थ रेट बहुत कम हो गया। उस सिचुएशन में फोर्थ स्टेज वाली जो सोसाइटीज होती हैं उनके पास सीनियर सिटीजन बहुत होते हैं, यूथ है नहीं। अब ये जो लोग होते हैं फोर्थ स्टेज पे, इनके यहां डेमोग्राफिक डिविडेंड होता ही नहीं क्योंकि ज्यादातर लोग बूढ़े होते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन में नहीं होते। ये स्टेटमेंट कह रही है कि फोर्थ स्टेज में डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। फ्रांस, जापान, रशिया वगैरह डेमोग्राफिक डिविडेंड है ही नहीं उनके पास, सारे बूढ़े हो चुके हैं। सो दिस इज रॉन्ग, द आंसर इज डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements regarding employment elasticity is are correct? It is a measure of the percentage change in employment associated with a percentage point change in economic growth. Okay. Jobless growth is a case of low employment elasticity. Select the correct option from the codes given below. अब एक एक करके देखते हैं। देखो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये तो इकोनॉमिक इलास्टिसिटी, सॉरी, इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है। इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है कि आपके कंट्री में जब 1% से ग्रोथ बढ़ती है तो कितने परसेंट से इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है। अगर 1% इकोनॉमिक ग्रोथ से बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ इंप्लॉयमेंट ग्रोथ हो रही है तो हाईली इंप्लॉयमेंट इलास्टिक है आपकी इकोनॉमी, इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज्यादा है। पर अगर ऐसा होता है कि आपकी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है पर इंप्लॉयमेंट उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही है, दैट मींस इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है पर इंप्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं जनरेट हो रही है, तो आपकी इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी जो मैंने बताया कि इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जब कम होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है पर उस हिसाब से इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही, क्या हम उसे कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है पर जॉबलेसनेस अभी भी है? कैन वी कॉल इट जॉबलेस ग्रोथ? राइट। सेकेंड स्टेटमेंट है जॉबलेस ग्रोथ इज अ केस ऑफ लो इकोनॉमिक इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, बिल्कुल सही है। सो दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statements is incorrect? Incorrect कौन सी है? Usual principal status approach relates to the activity status of a person during 365 days preceding date of survey. Okay. According to UPS approach, a person working for less than 183 days in a year is considered as unemployed. Okay. Under usual principal subsidiary status, UP plus SS कह देते हैं, usual principal subsidiary status approach, if a person has engaged in any economic activity for a period of 30 days or more during the preceding 365 days, the person is considered employed. First annual report of periodic labor force survey in India used UPS approach, usual principal status. Now, देखो एम्प्लॉयमेंट डेटा निकालते हो ना, जब आप कोई भी सर्वे हम करते हैं कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, तो उसके लिए ना आप सर्वे अगर करते हो तो बहुत सारी अप्रोचेज हैं उसके लिए। इंडिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं ये देखने के लिए आप सर्वे करते हो और लोगों से पूछते हो पिछले 1 साल में कितने दिन आप काम पे गए, कितने दिन आप काम पे नहीं गए। अब ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 1 साल में सिर्फ 2 महीने काम पे गए, बाकी 10 महीने घर पे बैठे, या ऐसे भी हो सकते हैं जो 4 महीने काम पे गए, बाकी आपके 8 महीने घर पे बैठे। राइट। तो इसीलिए उसके लिए आपको मेथडोलॉजी चाहिए। तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस जो है ना, यूपीएस अप्रोच, उसमें पता क्या करते हैं हम, अगर मैं आपके पास सर्वे के लिए और मैंने पूछा कि पिछले 365 डेज में आप कितने दिन काम पे गए और आप बोलते हो, कोई नंबर देते हो विच इज मोर देन 183 डेज, 6 मंथ से ज्यादा आप काम पे गए हो तो आप इंप्लॉयड हो। अगर 6 मंथ से कम आप काम पे गए हो तो आप अनएम्प्लॉयड कंसिडर किए जाते हो। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, एक और अप्रोच है यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडियरी स्टेटस। इसमें क्या होता है, पिछले 1 साल में आप किसी 1 महीने तो काम पे गए होगे, अगर आप 1 महीने 30 डेज से ज्यादा काम पे गए हो तो आप इंप्लॉयड कंसिडर किए जाओगे अंडर यूपीएसएस अप्रोच। तो ये भी सही है। अच्छा, इंडिया में ना रिसेंटली 2017-18 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया गया था, उसमें कहते हैं कि यूपीएस अप्रोच फॉलो की गई थी। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया में एक और सर्वे होता है हर 5 साल में, इंप्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, उसमें हम यूपीएस अप्रोच लेते हैं। पर जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया गया था ना, विच वाज द लेटेस्ट सर्वे, उसमें हमने यूपीएसएस अप्रोच ली थी।
ठीक है, एक रूरल एरियाज में तो यूपीएसएस अप्रोच ली थी, और अर्बन एरियाज में एक और अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं करंट वीकली स्टेटस। हर वीक आप चेक करते हो रादर देन पूरे एक साल का, पिछले एक वीक का सर्वे करते हो। तो ये दोनों चीजें ली गई थी, अर्बन एरियाज में करंट वीकली स्टेटस, रूरल एरियाज में यूपीएसएस। तो यूपीएस अप्रोच नहीं थी और इनकरेक्ट पूछा हुआ है, सो द आंसर इज डी।